हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम एल सिंह है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोग, मेरे को रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस जो अरविंद सारन साहब हैं जो न्यूजीलैंड में रहते हैं, बहुत बढ़िया ये भी यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं। तो इनके पास लॉजिक बहुत अच्छे होते हैं। ये जब बात करते हैं तो टिका के बात करते हैं, पाकिस्तानी को अच्छा धोते हैं। तो इनकी एक वीडियो थी पाकिस्तान के चीमचू के साथ, कमर चीमे के साथ इंटरव्यू हुई थी। इनकी इंटरव्यू ली थी चिमचू ने, जो कमर चीमा है। तो उसने बोला था कि सेकंड वीडियो में इसका सेकंड पार्ट आएगा, लेकिन सेकंड पार्ट अब तक आज की डेट में रिलीज़ नहीं हो पाया, क्योंकि जो पहला पार्ट ही था उसमें उसको इतने थप्पड़ पड़ गए थे कि उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि अरविंद सर के आगे दोबारा पार्ट इंटरव्यू लेके दोबारा पार्ट बना सके। तो चिमचू एक नंबर का दोगला सांप है, ठीक है। तो इस पे मेरे को आ रही थी, तो मेरा भी थोड़ा सा ये थोड़ा सा इमोशनल क्या कि ये मैं भी थोड़ा सा टॉपिक करना चाहता था। मेरे को भी कई जगह से आ रही है, क्योंकि एज ए सिखिज़्म से मैं बिलोंग करता हूँ और पंजाब का रहने वाला हूँ। तो कुछ लोग मेरे से जानना चाहते हैं, कई कमेंट आते हैं कि खालिस्तान का कैसे है। तो उस वीडियो जो वो प्रोस्पेक्ट है, तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि मैं कोई प्रो खालिस्तानी नहीं हूँ, ठीक है। मैं सबसे पहले प्रो इंडियन हूँ, मैं सबसे पहले इंडियन हूँ, ठीक है। अब इस बात के लिए मैं थोड़ा से आपके सामने ये रख देता हूँ वीडियो हम स्टार्ट करने से पहले कि इसमें क्या चल रहा है। सबसे पहली बात, जो पाकिस्तान है वो कैसे प्ले कर रहा है हमारे साथ गेम खालिस्तान की। कभी वो कश्मीर की करता है, कभी वो हमारे इंटरनल मामलों में आ जाता है, ठीक है। जो हमारे अंदर इंसर्जेंसी चल रही है उस पर भी बोलता है। तो खालिस्तान का मैं बेसिकली बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे को नॉर्थ अपना साउथ का जो चल रहा है उसके बारे में मेरे को ज़्यादा ज्ञान नहीं है, क्योंकि मैं उस पर रिसर्च नहीं करता। लेकिन जहाँ पे मैं रह रहा हूँ उसके बारे में बता सकता हूँ। देखिए, 0.001% हैं जो पंजाब के बंदे हैं जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, ये क्लियर है, ठीक है। क्योंकि होता है सब में। तो जो पाकिस्तान प्ले कर रहा है वो गेम प्ले कर रहा है कि इंडिया में जो पंजाब है उसके खालिस्तान का उसका जो मेन इशू है वो रेज़ होता रहे, तो ताकि जो पंजाब का बॉर्डर है 600-650 किलोमीटर का, वो डिस्टेबलाइज रहे। और इंडिया को जो मेन जो धक्का लग सकता है वो पंजाब से ही लग सकता है, ठीक है। अगर आप रन ऑफ कच्छ में चले जाओ, अपना उधर राजस्थान में, तो वहाँ पे सारे का सारा बंजर है ज़मीन। जो बेसिकली आबादी मिलती है ना, आप वो छोड़ दो पीओके वाली, क्योंकि वो डिस्प्यूट एरिया, ये डिस्प्यूट नहीं है, ये सेटल्ड एरिया है। जो सेटल्ड एरिया में ख़राब करने का पंगा है उनका, क्योंकि पंजाब से 2-3 किलोमीटर दूरी अगर आप बॉर्डर देखोगे तो उनके भी ज़मीन लगती है। 2-3 किलोमीटर पे उनके भी गांव हैं, जिसको पिंड बोलते हैं हम पंजाब में। तो हमारे भी पिंड लगते हैं, तो ठीक है, ज़मीनें हमारी सांझी हैं। तो जब कोई बंदा ज़मीन पे अपने ट्रैक्टर का काम कर रहा होता है या बहाई कर रहा होता है, तो उधर भी देख सकता है। तो आमने सामने होता है, सिर्फ 4-5 फुट के। तो ये हमारा बॉर्डर का एरिया है, ठीक है। तो इस पे वो अब प्ले करता है खालिस्तान का फंडा। मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, जितनी भी आज तक तरीकें चली हैं आज़ादी की, वैसे तो मैं मानता नहीं हूँ, ठीक है, खालिस्तान की आज़ादी की तरीक को। लेकिन मैं मान लेता हूँ अगर तरीकें चलती हैं, तो जो उसका लीडर होता है वो उस धरती पे रहता है जिस धरती पे वो तरीक चलाना चाहता है। काबले की तरह पाकिस्तान में नहीं रहता, पंजाब में आए, इंडियन पंजाब में आए, ठीक है, फिर तरीक चलाई। एक पन्नू है, आपने सुना होगा, पन्नू नाम का बंदा, ठीक है। दाढ़ी मूछ कटी हुई है, मेरी भी कटी हुई है, ठीक है। मैं आपको प्योर सिख नहीं बोलता, ठीक है, लेकिन मैं पगड़ी पहनता हूँ, ठीक है, सिखिज्म में आता हूँ। लेकिन जो खालिस्तान का, पहले आप खालिस्तान का मतलब समझ लो। खालिस का मतलब होता है प्योर, ठीक है। ये मेरे ख्याल ईरानियन है या फिर अफगान का शब्द है खालिस। खालिस का मतलब होता है प्योर। स्थान का मतलब होता है धरती, जहाँ जगह, ठीक है। खालिस्तान इससे पड़ा था। खालसा जो नाम पड़ा है वो गुरु गोविंद सिंह जी ने दिया था, खालसा। खालसा मीन्स प्योर। जैसे जन्म हुआ है वैसे ही ख़त्म होना है, तो जो सूरत में आया उसी सूरत में खालस बंदा, उसको प्योर बंदा बोलते हैं, ठीक है। दाढ़ी मूछ ना कटाए, क्योंकि जो भगवान ने दिया, जहाँ पे बाल दिए हैं, जहाँ पे मुंह दिया है, जहाँ पे कुछ दिया है, उसको चेंजिंग ना करे। जो जैसा दिया है वैसे निकल गया, दैट इज़ कॉल्ड खालस। तो ये वहाँ से खालस
खालसा, खालिस्तान और खालत, ये चीज़ें आई हैं। ठीक है, अब पाकिस्तान इस चीज़ को प्ले कर रहा है। जो बाहर बैठे हुए हैं कनाडा में, ठीक है, उनको अगर दम है तो पंजाब में आके यहाँ पे तरीक चलाएं, उनका तो कुछ नहीं जाता। ठीक है, सफ़र कौन करता है? पंजाब का आदमी। तो मैं आज क्रिटिकल हो रहा हूँ, शायद मेरे को इस पर गालियाँ पड़े, पंजाब के लोग भी थोड़े बहुत जो मैंने 0.01% बताए हैं वो मेरे को भी बोल सकते हैं। मैं इस इशू पे बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे को कुछ आए हैं कि आप सर थोड़ा सा बताओ इसके बारे में, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये फंडा है। अब खालिस्तान का जो बेसिकली प्रोस्पेक्ट है ना, वो क्या है कि पंजाब को अलग करना। ये वैसे जो आया था ये 47 से पहले का फंडा था। उस वक्त खालिस्तान नहीं था, उस टाइम था जब पंजाब अलग करने की डिमांड चल रही थी। तब पंजाब का जो फार्मूला था, ठीक है, तब पंजाब का फार्मूला था जो पाकिस्तानी पंजाब है, जो 1966 से हरियाणा का था, जो हिमाचल का कुछ एरिया था, तो ये पंजाब बहुत बड़ा था। ठीक है, तो उसका प्रोस्पेक्ट आया था कि ये इस पंजाब को अलग कर दिया जाए। ठीक है, तो हमारे कुछ मोडी थे, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप अगर हिस्ट्री में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। जो जवाहरलाल नेहरू थे और हमारे मोडी थे पंजाब के, और जो जिन्ना मीना टिन्ना थे, जब इन्होंने इंग्लैंड से जब इसकी बात चल रही थी, तो इसका जो बात हुई थी ब्रिटिश से, तो पंजाब वालों को इन्होंने बोला कि ठीक है जी, आप हमारे पास आ जाओ, कोई बात नहीं, हम आपके साथ जो आप बोलेंगे अकोमोडेशन कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन उसमें पंजाब को थोड़ा सा ऐसा लोगों को लगने लगा कि हमारे साथ जब पार्टीशन होगी तो उसके बाद जाति लगने लगी कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, ये हो रहा है, बहुत कुछ जान के निकला है। आप अगर हिस्ट्री देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन उस वक्त खालिस्तान का ये कोई फंडा नहीं था। 1980 के बाद 71 की वॉर जब हुई पाकिस्तान के साथ, जब हम उनको थप्पड़ लगाए, ठोका उनको पाकिस्तानियों को, तो उन्होंने फिर, क्योंकि ये लहर 84 में 80 के बाद शुरू हुई है खालिस्तान की कि हमें अलग चाहिए। अब जब वो लहर शुरू हुई थी तो सिर्फ पंजाब की शहर हुई, पंजाब जो इतना सा छोटा सा है पंजाब, अगर इंडिया के मैप पे देखो ना, तो उसके बारे में शुरू हुई थी कि हमें पंजाब चाहिए। वैसे तो मेरे हिसाब से गलत है, इधर पाकिस्तान है, इधर इंडिया आ जाएगा, ठीक है, तो हम कहाँ जाएंगे? ठीक है, लैंडलॉक हो जाएंगे, ना इंडिया कुछ करने देगा ना पाकिस्तान, वो तो हराम के पिल्ले हैं, वो तो बिल्कुल ही नहीं करना देंगे। ठीक है, इंडिया भी कहेगा ठीक है जी, ओके, बैठो, अब यहाँ पे जहाज़ से उड़ के जाओ, हम तो आपको अपनी जो एयर स्पेस है वो भी नहीं देते। ये फंडा ही गलत है मेरे हिसाब से, ज़ीरो। उसके बाद कि फिर इन्होंने, पाकिस्तान वालों ने इनको फंडिंग करनी शुरू की कि आप टेररिज्म करो, आप डिमांड करो। तो टेररिज्म सारा हटा दिया यहाँ से, क्योंकि वो प्रोस्पेक्ट ही गलत है खालिस्तान का मेरे हिसाब से। तो वो टेररिज्म हटा। अब ये दोबारा खालिस्तान खालिस्तान करते रहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि इंडिया में अनस्टेबिलिटी रहे हमेशा। तो इसी वजह से इन्होंने कॉरिडोर का पंगा डाला, वहाँ पे इन्होंने खालिस्तान के झंडे गए। पाकिस्तानी को शायद पता है या नहीं पता है, मेरे हिसाब से 99% नहीं पता होगा कि जो खालिस्तान का मैप है ना, जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये मैप खालिस्तान का पाकिस्तान का पंजाब और सिंध तक कवर करता है। और शायद पाकिस्तानी को पता नहीं, जिस दिन ये पता आम जनता को पता चल जाएगा ना कि खालिस्तान का एक्चुअली मैप क्या है, तो इनके हल्क में से जुबान निकलनी बंद हो जाएगी खालिस्तान के बारे में। ये अभी सोच रहे हैं कि इतना सा जो पंजाब है ना, इतना सा सिर्फ खालिस्तानी उसके लिए लड़ रहे हैं। अगर खालिस्तानियों का मेन मोटिव ये पाकिस्तानी को समझ आए ना, तो पाकिस्तानी भूल जाएगा कि नहीं, गवर्नमेंट को तो पता हैगा, गवर्नमेंट तो सिर्फ हवा दे रही है, क्योंकि उनकी आम जनता को नहीं पता। मैं आम जनता को बोल रहा हूँ, अगर खालिस्तान का कभी यूट्यूब उस पर गूगल पे सर्च करोगे ना खालिस्तान का मैप, तो जो गोटियाँ हैं ना गले में से आके बाहर निकल जाएंगी पाकिस्तानियों की। ठीक है, खालिस्तान का मैप बहुत गंदा है, आप सोच भी नहीं पाओगे। तो ये खालिस्तान का फंडा था, फ्लॉप है, ज़ीरो है, मैं इसकी कोई सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, ये जो सिख कम्युनिटी है, जहाँ पंजाबी हैं, इसको ज़ीरो करने का एक है, सिर्फ वो बाहर बैठे हुए हैं, अपना पैसा कमा रहे हैं इस नाम पे, ठीक है, ऐश प्रस्ती कर रहे हैं। वहाँ पे बैठ के यहाँ पे गलत काम मत करो। जो इंडिया में रह रहा है ना, जहाँ जो जिस धरती पे जा रहा है, जिस धरती को प्यार करता है, हम इस धरती के हैं, हम इंग्लैंड के नहीं हैं, हम कनाडा के नहीं हैं, हम किसी के नहीं हैं। हमारा जन्म जहाँ पे हुआ, हमारे पुरखे यहाँ पे थे, मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, मेरे गुरु नानक देव जी महाराज यहाँ पे पैदा हुए हैं, वो कोई इंग्लैंड कनाडा की धरती के नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान ख़राब कर रहा है,
तुम पैसे कमा रहे हो, बहुत अच्छा है, कमाते रहो यार, फरारी में घूमो, लैम्बोर्गिनी में घूमो, रोल्स रॉयल में घूमो, दफ़ा हो हमारी ज़िंदगी से, ठीक है? हमें ख़राब मत करो। हमारी आगे ही हमारी जो है ये पंजाब का बहुत पीछे जा रहे हैं। हमें अपने पंजाब को भी और हमारे इंडिया को भी आगे बढ़ाना है। हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान, हमें नहीं चाहिए खालिस्तान का जो फंडा है, ठीक है? सो मैं बहुत बोल चुका हूँ, वीडियो में स्टार्ट करने लगा हूँ। वीडियो देखते हैं, एंड में थोड़ा सा 2-4 मिनट का, मैं 5 मिनट का जो भी मेरे को लगा मैं बोलूँगा। जितना मैंने बोलना था वैसे मैं बोल चुका हूँ, ठीक है? अब हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का लिंक जो अरविंद सारन की है, वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। मैंने काफ़ी बोल दिया, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना उनको, वीडियो को सपोर्ट करना भाई को। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और फिर आपने देखा और आपने देखा और दुनिया ने देखा, पाकिस्तान ने देखा कि कल इमरान खान ने करतारपुर की गुगली फेंक दी। इस हराम जादे ने बोला गूगली फेंक दी। अब ये मेरे को पंजाबियों को नहीं समझ आता कि उसको गूगली का समझ नहीं आया, जहाँ इंडियन को नहीं समझ आया, जहाँ उन खालिस्तानियों को नहीं समझ आया कि गूगली फेंक दी। गूगली फेंकने का मतलब क्या हुआ कि उसने ऐसा ट्रिक चल दिया, ठीक है, कॉरिडोर का, कि ये इनके पक्ष में है। मैं अभी सॉरी बोल रहा हूँ दोबारा, मेरे को गुस्सा चढ़ा इसकी बात सुन के, तो मैंने बोल दिया। समझने वाले समझ जाते हैं, ना समझें वो दिमाग से, या फिर बहुत ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट होते हैं जिनको ये बात समझ नहीं आती कि तुम्हारा जो फ्यूचर है ना, अपना फ्यूचर देखो, अपने बच्चों का फ्यूचर देखो यार, अपने बच्चों का फ्यूचर देखो। मैं पंजाबियों से बात कर रहा हूँ, अपने बच्चों का फ्यूचर देखो। तुम्हें क्या लेना देना है इनकी गूगलियों से? इन्होंने गूगली फेंक दी, ठीक है? बर्बाद कौन हो रहे हैं आज? पंजाब में कोई फैक्ट्री नहीं है, पंजाब में कोई काम नहीं है लोगों को, ठीक है? जो आज इंडस्ट्री लग रही है वो सारी और इंडिया में लग रही है, दूसरे स्टेट्स में लग रही है। क्यों लग रही है भाई? हम अन्नदाता बने बैठे हैं, मेरे ख्याल से हम अन्नदाता भी नहीं रहे। हम पंजाब जीरो हो रहा है। तुम, मैं कोई किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ, ना किसी इंडियन को कर रहा हूँ। आप इंडियन बन के सोचोगे तो तरक्की कर जाओगे। जो ये इसने गूगली फेंकने की बात की है, ये याद रखना, ये गूगली तुम पे घूम पे पड़ेगी और हम पे पड़ेगी, जो पड़ रही है काफी सालों से। और उस गुगली का नतीजा क्या हुआ कि वो हिंदुस्तान जो इंगेज करने से कतरा रहा था, उनको 2 वज़रा को रुखसत करना पड़ा। सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, आज हामिद बशानी साहब के साथ हमारा ये प्रोग्राम अपने 5वें साल में दाखिल होने जा रहा है। तो इसकी शुरुआत मैं करना चाहूँगा आप सबको नए साल की मुबारकबाद देने से, और हामिद बशानी साहब को भी नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। और आपका प्रोग्राम में स्वागत है बशानी साहब। थैंक यू जनाब, थैंक यू, शुक्रिया। बशानी साहब, आपको याद होगा कि जब 2019 में बाबा नानक के 550वें जन्मदिन पर करतारपुर साहिब कॉरिडोर खुला, तो पूरे हिंदुस्तान के ही नहीं, दुनिया भर के लोगों ने इसको वेलकम किया। आज इस कॉरिडोर को चलते हुए तकरीबन 2 साल होने को हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आज के प्रोग्राम में दिखाना चाहूँगा हमारे व्यूअर्स को, जो मुझे लगता है कि ये जो कॉरिडोर बनाया गया है, इसकी स्पिरिट के बिल्कुल खिलाफ जाती हैं। कुछ तस्वीरें हैं दोस्तों आपकी स्क्रीन पर इस वक्त, इन्हें ज़रा गौर से आप देखें। और उसके साथ-साथ आप यहाँ पर लिखी हुई जो बातें हैं, जो भी प्रोपेगेंडा है, आप ज़रा उसको भी देखें। यहाँ लिखा है कि इंडियन एयर फोर्स ने 1971 की जंग में गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर साहिब को बर्बाद करने के लिए बम गिराया। हालांकि वो अपने इस गंदे इरादे में कामयाब ना हो सके। वाहिगुरु जी के आशीर्वाद से और अल्लाह के आशीर्वाद से बम जो है वो खूह साहिब के अंदर गिरा। पास ही में एक कुआं था, वहां गिरा, और हिंदुस्तान अपने इन गंदे इरादों में कामयाब ना हो सका। इंग्लिश में, उर्दू में, पंजाबी में आप इसे पढ़ सकते हैं। आज से कोई 50 साल पहले ये जंग हुई भारत और पाकिस्तान के दरमियान, और करतारपुर साहिब बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के।
हमारे यहाँ पे सिख रेजिमेंट है, पंजाब रेजिमेंट है, लाखों की तादाद में सिख जो कि भारतीय फौज में सर्व करते हैं। हिंदुस्तान का एक बहुत अहम स्टेट है और दुनिया भर में सिख सबसे ज्यादा किसी तादाद में रहते हैं कहीं पर, तो वो इंडिया में रहते हैं। तो इंडिया किसी भी रिलीजियस साइट, वह वो कोई मंदिर हो, मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो, वहां पर बॉम्ब गिराने से पहले 1000 दफा सोचेंगे। आप जरा ये सोचिए कि जब हमारे यहाँ से सिख यात्री उस पार जाते होंगे, जब वो देखते होंगे कि एक मॉन्यूमेंट बनाया हुआ है, उसके अंदर ग्लास के अंदर एक बॉम्ब डाला हुआ है कोई पुराना, और उसमें यह बताया गया है कि भारत ने आपके गुरुद्वारे को तबाह करने के लिए ये बॉम्ब यहाँ गिराया था। तो एक आम सिख यात्री उसके दिलो दिमाग पर इसका क्या असर होता होगा? वो क्या सोचता होगा कि मेरी ही देश की एयरफोर्स मेरी ही इतनी पाक पवित्र जगह को, इस गुरुद्वारा साहिब को तबाह करना चाहती थी, लेकिन क्यों? जानते हुए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान आज से 30-40 साल पहले एक मिलिटेंसी का दौर रहा था पंजाब के अंदर। बार बार ये इल्जाम लगाया जाता था कि उस पार से जो है हथियार आते हैं, लोगों को ट्रेन किया जाता है। उस वक्त हमारे यहाँ पे ये जो फेंसिंग नहीं थी, बॉर्डर पे पिलर्स हुआ करते थे और किसी भी इंसान का एक पार से दूसरे पार जाना इतना कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन जब पंजाब में मिलिटेंसी हुई, उसके बाद में ये हिंदुस्तान ने सारे बॉर्डर को फेंस कर दिया। आज जब एक मौका मिला है, दो मुल्कों के दरमियान, दो कम्युनिटीज के दरमियान कोई अमन की बात हो, लोग जो हैं माजी को भूल कर आगे बढ़ें, तो और वो भी पाकिस्तान ने जब इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया हो कि जी हमने एक कॉरिडोर बनाया है जिसको कॉरिडोर ऑफ पीस कहा जाता है। एक अच्छे इरादे के साथ जब आप किसी काम को शुरू करते हैं, तो आप अपने हमसाए मुल्क के खिलाफ क्या इस तरह का प्रोपेगेंडा करेंगे? आज के प्रोग्राम में इसी मौजू पर बात करेंगे। बशानी साहब, आपने ये तमाम तस्वीरें देखी, आपने उसके नीचे जो पड़ा हुआ जो भी वहाँ पे प्रोपेगेंडा है वो भी देखा। आप क्या कहेंगे? ये आपको कोई अमन के आपको पाकिस्तान की तरफ से इरादे नज़र आते हैं इसमें? थैंक यू जनाब। पहली बात तो ये है कि सब नाजरीन को और सामीन को मुबारक हो न्यू ईयर की। और ये है कि हमारे ये 4 साल जो इस गुफ्तगू के जो हमारा डायलॉग यहाँ पे चल रहा है इसके भी कंप्लीट होने के, तो लेकिन ये जो इशू आपने पेश किया है, ये एक बड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीन इशू है और बहुत ही एक ऐसी चीज़ की तरफ इशारा करता है जिसके बारे में इन्हीं प्रोग्रामों में हम मुख्तलिफ वक्तों में बात करते रहे हैं। ये जो करतारपुर जो कॉरिडोर का जब ये सिलसिला शुरू हुआ था तो हमने कहीं मेरे ख्याल में इस पे प्रोग्राम किए 2-3, जिसमें हमने इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था कि ये एक हिस्टोरिकल किस्म का इवेंट है जो बर्रे सगीर में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। और ज़ाहिर है जिस तेज़ी से, जिस तेज़ रफ्तारी से वो जो स्ट्रक्चर है, जो ड्वेलिंग है वो कंप्लीट की गई थी, जिस तरीके से जितने जोशो खरोश से वो हुआ था, वो लगता था कि ये एक बहुत बड़ा इवेंट है जिस पे पाकिस्तान और इंडिया दोनों जो है वो इत्फाक करते हैं, क्योंकि दोनों के इत्फाक के बगैर इस तरह की कोई चीज़ जो है वो बिल्डिंग तो बनाई जा सकती है तेज़ रफ्तारी से, लेकिन जो लोगों का आमदोरफ्त है और जो उसको फैसिलिटेट करना है, आसानी करनी है, वो पॉसिबल नहीं थी। और ज़ाहिर है कि उस वक्त काफ़ी ये डिस्कशन हुई थी कि जी इंडिया तैयार नहीं है, फिर इंडिया तैयार हो गया, ये चीज़ें हैं। ये सारी डिस्कशन के बाद वो स्मूथली मामला जो है वो कंप्लीट हुआ, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। मेरे ख्याल में कई सालों बाद गालिबन जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई कंसिडरेबल सब्सटेंशियल जिसको आप कहते हैं कि एक स्टेप था, और ये बड़ा इंस्पायरिंग था स्पेशली फॉर दी यंग जनरेशन और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सिर्फ ऐसे इकदाम देखे हैं जो हेटेड और वार मॉन्गरिंग पे ही मबनी होते हैं। उसके लिए एक बड़ी चीज़ थी
और इसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो इमरान खान को भी जाता था, क्योंकि जाहिर है उन्हीं की सुपरविजन में, और उनके जो दोस्त थे दूसरी तरफ से, नवजोत सिंह गालिबन नाम है उनका, सिद्धू। सिद्धू हिंदू वो। पागल। तो ये एक बड़ा जो है इंस्पायरिंग किस्म का इवेंट समझा जाता था। और जैसा कि मैंने कहा कि जाहिर है हम जैसे लोग जो अमन के हवाले से बात करते हैं, या अमन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर अमन को प्रोमोट करने के हवाले से, उसको फ़रोग देने के हवाले से बात करते हैं, हमारे लिए भी बड़ा इंस्पायरिंग था। लेकिन सच्ची बात ये मैं आपको बताऊं कि ये जो तख्ता है जिस पे ये इबारत लिखी हुई है, ये मेरे नोटिस में नहीं आई थी। एंड इट्स वेरी शॉकिंग टू डिस्कवर कि आप इतने बड़े टैक्स पेयर के पैसे खर्च करके बर्रे सगीर के करोड़ों लोगों को एक नैरेटिव आप दे रहे हैं कि हम ये कॉरिडोर खोल रहे हैं ताकि ये एक नए रास्ते जो है वो खोले, जो मजहबी तौर पे तकसीम लोग हैं हिंदुस्तान की तकसीम की वजह से, जिनकी जो है वो रिलीजियस जो वारशिप की जगह हैं वो तकसीम हो गई हैं, उनको एक्सेस नहीं है, या जिसकी वजह से हमारे दरमियान एक नफरत और दुश्मनी की फ़ज़ा पैदा होती है, उसको ख़त्म करने के लिए। और ये आपका पैगाम जो है ये कितना 1 बिलियन से ज़ायद जो है लोगों को जाता है। 1 अरब 20 करोड़ तो सिर्फ हिंदुस्तान में है और 22 करोड़ पाकिस्तान में कर लें, तो इतने लोगों के सामने खड़े होके आप एक मैसेज दे रहे हैं कि दिस इज ए स्टेप फॉर पीस और स्टेप फॉर गुडविल हंटिंग। जो सबसे बड़ा इसमें मुझे इम्पोर्टेंट इशू नजर आता है कि आप गुडविल हंटिंग के लिए एक यादगार तामीर करते हैं, किसी वेन्यू को खोलते हैं, किसी चीज़ को खोलते हैं, और उसके ऊपर आप एक तख्ता लगा देते हैं जो स्टार्ट ही जो है वो नफरत से होता है और ख़त्म ही नफरत से होता है। और वहाँ पे आप सिखों को इनवाइट करके सबसे पहले ये पढ़ाना चाहते हैं 3 लैंग्वेजेस में कि जिस मुल्क से आप आए हैं वो तो आपका जानी दुश्मन है, और उसने तो 1971 में आपकी ये मुक़द्दस इबादतगाह तबाह करने की कोशिश की थी, लेकिन उसको बचाने के लिए अल्लाह और वाह गुरु इकट्ठे हो गए थे। और किसी काम पे अल्लाह और वाह गुरु आपको इकट्ठे हुए नजर नहीं आते। बर्रे सगीर के जितने मसाइल हैं, लोगों की गुर्बत है, बदहाली है, बदकिस्मतियाँ हैं, नफरतें हैं, कोई भी जितना जुल्म है, नाइंसाफियाँ हैं, उस पे कहीं भी मैंने नहीं सुना कि कोई सरकारी बोर्ड लगा हो कि अल्लाह और वाह गुरु भी किसी एक पेज पे आ सकते हैं। गैर सरकारी बोर्ड लगते हैं, और गैर सरकारी बोर्डों की एक लंबी हिस्ट्री है। पूरा आप देख लें पंजाब की तारीख में कि वाह गुरु और अल्लाह के दरमियान एक जो ताल्लुक है, उसको हमारे सूफिया कराम हों या उस तरफ के जो है वो जो उनके मजहबी रहनुमा हैं, पेशवा हैं सिखों के, वो उन्होंने बहुत जोड़ने की कोशिश की, लेकिन सरकारी सतह पे इसको हमेशा एक मुतसादम और एक कॉन्फ्लिक्टिंग वो बना के पेश किया जाता रहा। लेकिन आपने वहाँ पे जोड़ दिया, एक ही पेज पे ले आए अल्लाह और वाह गुरु को, इस बात पे कि वो बैंक जो बम था वो उनकी आशीर्वाद से कुएं में गिर गया। अब पहली बात यह है कि इस स्टेटमेंट पे अगर गौर किया जाए तो ये मुझे लगता है कि ये जो कुतबा किसी ने बनाया वो वहाँ का कोई, ऐसा ना हो कि कोई पेंटर हो। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में मेयार तालीम और नॉलेज का जो ग्राफ है वो इस कदर गिर गया है कि मैंने यूनिवर्सिटीज़ के आगे बोर्ड लगे हुए देखे हैं जहाँ पे उर्दू में गलत तलफ़्फ़ुज़ जो लिखाई होती है वो गलत, और इतनी गलत तरीके से लिखी हुई है कि आपके लिए एक लाफिंग स्टफ। वो अगर इस वक्त मौका नहीं तो मैं आपको पेश करके बताऊं। तालीमी इदारों के अंदर, आई एम टॉकिंग अबाउट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, किसी और जगह पे लिखा हो तो दूसरी बात है कि मुझे लगता है कि ये जो अफिसरान हैं ये चीज़ों को पढ़ते नहीं हैं, और वो पेंटर को, जो कुछ पेंटर उनको लेके देता है उसको लगा देते हैं। लेकिन ज़ाहिर है गुरुद्वारे वाली जगह थी ये जो बहुत ही सेंसिटिव थी, ये हो नहीं सकता। लेकिन ये जिस आदमी ने भी किया उसके लिए पहला नुस्खा ये है कि उसको वापस प्राइमरी स्कूल में दाखिल कराना चाहिए, उसकी वाहिद सजा ये, ताकि वहाँ से जाके तो वो दोबारा पढ़े कि भाई डाइवर्सिटी क्या होती है, जो है वो गुड विल हंटिंग के तरीके क्या होते हैं, कि आप अपने माथे पे एक बोर्ड लगा लें कि आई हेट यू, और आके मेरे पास बैठ जाएं कि जी मैं आपसे जो है वो मोहब्बत का कोई रिश्ता कायम करना चाहता हूँ। तो ये क्या कॉमन सेंस इसकी इजाज़त देता है?
कि आप लाखों की तादाद में सिखों को बुलाएंगे और उनको एक इस तरह का मैसेज ऑन दी फेस ऑफ योर, जो भी आपकी जो ड्वेलिंग है उस पे आपका लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आप उनको डेलिबरेटली हिंदुस्तान के खिलाफ और अपने मुल्क के खिलाफ, चलो हिंदुस्तान के खिलाफ आप अपने लोगों को उभारते हैं तो वो भी बात किसी हद तक समझ में आती है कि आपकी दुश्मनी चल रही है। तो आप उस मुल्क से उन लोगों को इनवाइट करके और वो मुल्क उनको इजाज़त देता है जाने की, तो आप उनको एक ऐसी awkward किस्म की सिचुएशन में डाल रहे हैं कि अगर वो मुल्क उनको इजाज़त नहीं देता तो आप ब्लेम गेम में पड़ जाते हैं कि देखें जी हम तो बड़े मोहब्बत करने वाले लोग हैं, नफ़रतें हटाने वाले लोग हैं, हमने तो कॉरिडोर्स खोल दिए, हमने तो गुरुद्वारे खोल दिए और जो है वो हिंदुस्तान की हुकूमत जो है वो सिखों को उनकी रिलीजियस फ्रीडम जो है वो डिनाई कर रही है। और अगर उनको इजाज़त दी जाती है तो वो आके तो नफ़रत का एक और बहुत बड़ा एक इंकशाफ और एक बहुत बड़ी चीज़ लेके वापस जाएंगे कि जी हमारे गुरुद्वारे तबाह करने की बात हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक अखलाक से घिरी हुई, छोड़ें डिप्लोमेसी को, छोड़ें जो पॉलिटिकल मैसेजिंग को, छोड़ें गुडविल हंटिंग को, ये बुनियादी तौर पे अखलाक से घिरी हुई एक हरकत है। और ये इसको आप जितना ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करें इतना ज़्यादा लगता है कि अभी हमने इस सिमत में बहुत लंबा सफ़र तय करना है। यहाँ पे हमारे यहाँ नफ़रत पर मबनी एक माइंडसेट है जो हर इवेंट में, हर स्टेप पे किसी न किसी तरीके से अपना जो माइंडसेट है जिसको कहते हैं ना अपना लुच तलना, वो अपना लुच तलने का तरीका निकाल ही देता है। अब ये देखें इतना बड़ा इवेंट हुआ, ये सब कुछ हुआ, उसके बाद जाके उन्होंने वहाँ पे ये बोर्ड चस्पा कर दिया। तो ये सारी कहानी समझ लें खत्म होके जो है वो फ्लैश खत्म हो गई, उसका कोई मकसद ही बाकी जो है वो नहीं रहा। और ये जब तक चलती रहेगी, ये अगर इसको रिमूव नहीं करेंगे तो ये डेफिनेटली किसी तरह की गुडविल हंटिंग नहीं बल्कि नफरत का एक मैसेज है, कंस्पिरेसी है, प्रोपेगेंडा है, जिससे कोई सैन माइंड और कोई जरा भर भी विजडम रखने वाला आदमी इनकार नहीं कर सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि यही सवाल डायरेक्ट किया जाए टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और उनको अपने वीडियो दिखाए जाएं और तकरीरें दिखाई जाएं और पता चले कि वो मुनाफिकत की दलदल में किस हद तक नीचे जा चुके हैं कि पानी उनके कंधों से ऊपर, सर से भी ऊपर, उनको पता ही नहीं उनके इर्द गिर्द हो क्या रहा है कि वो इसको अपने रेज्यूमे पे एक बहुत बड़ा जो है ना एक इम्पॉर्टेंट रेज्यूमा जो होता है वह उसको बायोडाटा कहते हैं हम इंडिया में, तो अपने बायोडाटे पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है एक स्पॉट बना के पेश कर रहे हैं कि मैंने जो इकदामात किए और आप देखें ज़रा इकदामात को। तो मैं तो समझता हूँ कि इज़ ए वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट, इससे ज़्यादा आदमी इस पे क्या कह सकता है। जी, इसका जो पस मंज़र है वो आपने बड़ा खूबसूरती से बयान किया कि ये कॉरिडोर जब बनाया गया तो इसके पीछे दोनों हुकूमतों की और आवाम की बेहतरी के लिए ये पूरा का पूरा कॉरिडोर था। कॉरिडोर ऑफ पीस के नाम से इसको प्रमोट किया गया। पीस कहाँ है वो तो आपने देखा है और आपने बयान कर दिया है। आपको अगर याद हो जब ये कॉरिडोर की फाउंडेशन स्टोन रखी गई थी तो उस वक़्त भी एक कोई इवेंट था इन्हीं की पार्टी का, पीटीआई का, और उसमें शाह महमूद कुरैशी ने स्टेज पर ये बात कही थी कि इमरान खान साहब ने बड़ी ज़बरदस्त गुगली फेंकी है और हिंदुस्तान उसमें फँस गया है। तो ये गुगली नहीं थी और उसके बाद मैं खुद सर लेट मी टेल यू दिस, मैंने अपनी आँखों से मैं खुद गया हूँ उसके उसी इवेंट के कोई 3-4 रोज़ बाद पाकिस्तान। ननकाना साहब के अंदर मैंने खालिस्तान के पोस्टर्स, प्रोपेगेंडा के पोस्टर्स भरे पड़े देखे हैं। इन दी होली कॉम्प्लेक्स। वो आप ये कहें कि सिखों के जो 2-3 बड़े-बड़े जो गुरुद्वारे हैं, उनमें से एक है बिकॉज़ बाबा नानक का वहाँ पर जन्म हुआ, वो वहाँ पैदा हुए। इसीलिए उसको गुरुद्वारा जन्म स्थान कहा जाता है। और हिंदुस्तान से हज़ारों की तादाद में हर साल सिख यात्री वहाँ आते हैं, मत्था टेकते हैं और अगर जब आप उनको ये वो सारे पोस्टर्स दिखाएँगे, आज से 30 साल पहले के खालिस्तान के मूवमेंट के और ये सारे, तो वो क्या वहाँ से कोई अच्छा पैगाम लेकर जाएँगे हिंदुस्तान के लिए? उनके दिल में क्या होगा? जिस मुल्क में वो रहते हैं, जिस मुल्क की वो 2% माइनॉरिटी हैं, पाकिस्तान क्या पैगाम देना चाहता है कि तुम वापस जाओ वहाँ से और उनके साथ लड़ो।
ये तो अमन इसमें दूर-दूर तक नज़र नहीं आता। मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है और जो दोस्त ये प्रोग्राम देख रहे हों, वो भी जाके देख सकते हैं। मैंने कोई तस्वीर नहीं ली, इतना मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुमकिन है कोई चेक कर ले जी फ़ोन बताओ फ़ोन में क्या है और क्या नहीं है। लेकिन इंसान ऑब्ज़र्व करता है, आपके दिमाग के कैमरे में बहुत सारी चीज़ें फिट होती हैं और ये जो मैं बात बता रहा हूँ, ये बिल्कुल सच है, आप जाके वो भी देखें। हमारी गवर्नमेंट से भी इस पे सवाल पूछा गया, तो फ़ॉरेन मिनिस्ट्री ने ये बात बिल्कुल वाज़ेह की कि शुरू दिन से ही जब ये कॉरिडोर की बात चली थी, तो हमने पाकिस्तान को ये कहा था कि आप किसी भी किस्म का कोई भी एंटी इंडिया वहाँ पर पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा नहीं लोगों को देंगे। जब ये सारी बातें नोटिस में हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान ने ये कदम उठाया है। क्या पाकिस्तान को इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए? आप उन लोगों को क्या पैगाम देंगे? देखें जी, पहली बात ये है कि मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो ट्रेजिक सीन है इंडिया पाकिस्तान हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट या हिस्ट्री ऑफ रिलेशनशिप में आप देख लें, जो सबसे बड़ा ट्रेजिक सीन है वो है हिपोक्रेसी और मुनाफिकत, जो कि बहुत सामने अवाम के साथ हो रही है। ये हुकूमतें मत समझें कि वो एक दूसरे के साथ ऐसी कर रही हैं, वो अवाम के साथ, चूंकि एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड, एवरीथिंग यू टॉक टू द पीपल। ये खुसूसन जो आपने तय करना है कि देखें 1947 से लेके अब तक हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफिशियली खर्च किए हैं दुश्मनी प्रमोट करने के लिए, एंड दैट वाज द ट्रेजिक सीन आई वाज रेफरिंग टू, कि इतने पैसे अगर हम खर्च करते अमन के लिए, मोहब्बत के लिए, भाईचारे के लिए, या अपने इश्यूज को इंसानी बुनियादों पे रिजॉल्व करके इंसान की तरह रहने के लिए, तो आज हालात कितने मुख्तलिफ होते। लेकिन वो करके हमने एक माइंड सेट जो है वो ज़ाहिर डेवलप किया, जिसकी वजह से नस्लों का डीएनए बदल गया। ये मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में जो यंग जनरेशन है उसमें से किसी को आप टच करके देखें, वो एक रोबोट की तरह दोहराएगा कि जी इंडिया हमारा दुश्मन है, जी वो हमें मानता ही नहीं है, जी उसके साथ तो हमारी कोई बात हो ही नहीं सकती। यानी एक लास्ट केस आप जिसको कहते हैं, वो बना के उन्होंने डेवलप किया है यंग जनरेशन को, और ये उस इन्वेस्टमेंट का नतीजा है। जो वहाँ के बड़े बड़े अखबारात जो हुकूमतों से नकद पैसे लेते रहे, टेलीविज़न जो कि हुकूमत के कंट्रोल में रहा, रेडियो पाकिस्तान जो हुकूमत के कंट्रोल में रहा, उन्होंने मिलजुल के उसको प्रमोट किया एक बहुत बड़े पैमाने पे, जिसका फॉल आउट अब हमें नज़र आ रहा है। तो ये एक डेलिब्रेट एक्ट था, ये कोई महज को इंसिडेंट नहीं था, बल्कि ये एक पॉलिसी थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कि सरकारी सतह पे एंटी इंडिया जो है एक रेटरिक क्रिएट किया जाए, एक नैरेटिव क्रिएट किया जाए। और उसकी वजह क्या थी, जो मैं 12,000 कर चुका हूँ, कि पाकिस्तान के हुक्मरान तबकात के अंदर इनसिक्योरिटी, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा रहा है। हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ मैं, अवाम की नहीं, से निचोड़े हुए पैसे और वसाइल लेके ऐसी चीजों पे खर्च किए जा रहे हैं। क्या इनको अब पता चला, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बशानी साहब, क्या इनको अब पता चला कि ये बॉम्ब जो है, ये इस बॉम्ब ने क्या अपनी दास्तां बयान की कि भाई मैं इस तरह से चला था और यहाँ आके मैं गिरा हूँ। इस बात की क्या गारंटी है कि ये कहाँ से उड़ के आया और कहाँ पे गिरा? हुँ? तो ये चीज़ें आज खालिस्तानियों को वो गुरुद्वारे नज़र नहीं आते, जो कि पूरे के पूरे पाकिस्तानी पंजाब में रुइन्स में हैं, तबाह हो चुके हैं, वहाँ कोई नहीं आता। तो इतने साल उनकी मेंटेनेंस का कोई किसी ने ध्यान नहीं रखा, ना ही गवर्नमेंट ने उसमें कोई उनकी कोई हेल्प की, बिकॉज़ दे वर अ बहुत ही साइज़ेबल माइनॉरिटी हैं। तो महज़ एक गुरुद्वारे को पकड़ के और उसपे ये सारा काम करना, ये एक प्रोपेगेंडा से ज़्यादा कुछ नहीं है। हमारी तरफ से तो 1947 के बाद से जब कभी भी बाबा नानक का ये दिन आता था, तो हर साल लोग बॉर्डर के ऊपर ही ऑपरेशनल पोस्ट बनी होती है बशानी साहब, लोग उसके ऊपर चढ़ते हैं, वहाँ पे दूरबीनें लगी होती हैं हाई पावर्ड, उन दूरबीनों को इस्तेमाल करके वो दर्शन करके और लोग चले जाते हैं नीचे। लाइन लगी होती है हज़ारों लोगों की। तो वो जब लोगों की इस किस्म की अ, इ इ उन उनके उनके इमोशंस हैं, उनके जज़्बात हैं, तो ऐसे में कोई उस पार बम मारने का तो सोच भी नहीं सकता। ये एक हम क्या हम अपने खुद के अपने पाँव पे हम खुद कुल्हाड़ी मारेंगे कि जी वहाँ
हमारी ही कम्युनिटी को, और सिख फौज ही है जो उस बॉर्डर को डिफेंड कर रही है। ज्यादातर उस बॉर्डर पे जो बीएसएफ के जो जवान हैं वो सिख ही हैं। क्या वो अपने ही गुरुद्वारे पे बम मारेंगे? ये सवाल हैं जो कि आम लोगों को सोचने की जरूरत है। आज का जो टॉपिक था बहुत ही सेंसिटिव किस्म का टॉपिक था, और मेरी ये दरखास्त होगी तमाम प्रोग्राम को देखने वाले लोगों से कि आप अगर पाकिस्तान में हैं तो आप अपनी अपनी हुकूमत से, अपने लोगों से जाके पूछें कि क्या हम वाकई में अमन कायम करना चाहते हैं। इस किस्म के प्रोपेगेंडा से अमन कायम नहीं होगा, कौमों के दरमियान नफरत और बढ़ेगी, हम और दूर होते चले जाएंगे। आज आपने वक्त दिया बशानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर बात होगी। थैंक यू जनाब। तो भाई लोगों, यहाँ पे होगी वीडियो ख़त्म। आपने देख ली सारी वीडियो कि क्या एक्चुअली में चल रहा है। यहाँ पे सिर्फ मैं अपने पंजाबी और सिख भाइयों से कहना चाहता हूँ कि यार ऐसी चीज़ों से ना थोड़ा बच के रहो। हमें अपना फ्यूचर सुधारना है, ठीक है? क्योंकि अगर हम ऐसी चीज़ों में पड़ेंगे ना, ये खालिस्तान के चक्करों में या किसी चक्करों में, तो ना हम अपना फ्यूचर सुधार सकते हैं ना अपने बच्चों का, ठीक है? इतना सा पंजाब है, इतना सा, जिसके लिए जिसमें हम रहते हैं, ठीक है? आज हम अगर हम आज ये तो क्या है, ये चावला हो गया, ये पन्नू हो गया, ये शन्नू मन्नू हो गए, ये इंग्लैंड में बैठ के बोल रहे हैं। भाई मेरे को नहीं पता आप गुस्सा कर रहे हो नहीं कर रहे, पंजाब इंडिया से बाहर बैठ के बोल रहे हैं ना, यहाँ आके बोल रहे ना, वहाँ से कुछ बोलते हैं, हम यहाँ पे कुछ हरकत करते हैं, तो इसका भुगतना किसको पड़ता है? हमारे बच्चों को, हमको, ठीक है? बदनाम कौन हो रहे हैं? हम हो रहे हैं। ये बात हमें समझनी चाहिए। पाकिस्तान की इसकी पाकिस्तान का क्या है? खालिस्तान को हवा देता रहता है, उसको मेरे ख्याल मैप भी नहीं पता होगा खालिस्तान का। जो बंदा अपनी जड़ों से टूट जाता है ना, जो उसको काटने की कोशिश करता है, वो पेड़ जो जड़ों से कट जाता है वो सर्वाइव कर ही नहीं सकता, वो सूखेगा ही सूखेगा। मुझे प्राउड है कि मैं अपनी जड़ों से जुड़ के रह रहा हूँ, ठीक है? मैं इस धरती पे हूँ, और मैं ये भी शुक्रगुजार हूँ अपने गुरु का कि मैं इंडिया के पंजाब में हूँ, मैं बटे हुए पंजाब में नहीं हूँ, ठीक है? क्योंकि मेरी धरती यही है। आपको अपनी धरती से जुड़ के रहना चाहिए। 400-500 साल पुरानी हमारी हिस्ट्री है, ठीक है? अगर मैं पीछे थोड़ा सा बोलने लग जाऊंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाती है। तो उस विरसे को संभाल के रखो। अपने जो पंजाबियत है, अपना जो कल्चर है, अपना जो गुरु हैं, उनका मान मर्यादा में रहो तो बेस्ट है, ठीक है? गुरु गोविंद सिंह जी हिंद की चादर, जो हिंद की चादर कहलाए जाते हैं ना हमारे गुरु, ठीक है? हिंद की चादर, पंजाब की चादर नहीं थे, जिसके पीछे ये पंजाब पंजाब करते रहते हो, ठीक है? हाँ ठीक है, हमारे साथ बदीकियाँ हुई हैं, कुछ हुई हैं दुनिया में, सब सारी दुनिया के पास, दुनिया के साथ बदीकी होती है, हर एक के पास धक्का होता है। क्या यहूदियों के साथ धक्का नहीं हुआ? क्या क्रिश्चियनों के साथ धक्का नहीं हुआ? आप दुनिया की कोई भी हिस्ट्री उठा के देख लो, किसी भी कौम के उठा के देख लो, उनके साथ धक्का नहीं हुआ। इसमें अगर आप पाकिस्तान का साथ देते हो, अगर मैं बोल लूँ थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन जो समझने वाले हैं वो समझ जाएंगे। लेकिन मैं टारगेट किसी को नहीं कर रहा हूँ, मैं सबसे प्यार करता हूँ। लेकिन मैं अगर कहूँ गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों की, जो गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों के साथ जो किया गया, वो किसने किया? हमारे गुरु के सिर में तत्ती तत्ती गरम गरम रेत डाली गई, नीचे तत्ती तवी जलती रही, वो किसने डाली? ये चीज़ें थोड़ी सोचने वाली होती है। ये म्यूटली थोड़ा सोचोगे ना तो समझ आएगी। जो बंदा आपके गुरुओं के साथ ऐसे कर सकते हैं, वो बंदे आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप, मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहता, कोई रिलीजन बोलना, वर्ड ऐसे नहीं बोलना चाहता कि जिससे किसी को हर्ट हो, लेकिन मेरे कहने का मतलब आप समझो कि ये दुनिया सब मतलब से चलती है, ठीक है? अगर आप ये सोचते हो इतना सा पंजाब है, खालिस्तान बना के एक लॉक कर दो, ठीक है? आप तो बैठे हो कनाडा, इंग्लैंड, जो पंजाब के बंदे हैं वो ना पाकिस्तान जा सकेंगे ना इंडिया जा सकेंगे। वो क्या करेंगे? बीच में फंसा के रख दोगे। अगर ये बात समझ आती है तो समझो। ये जो आपका फंडामेंटल था ना कि हमारे पास वो दिक्की हुई है, ठीक है हुई है हमारे पास, मैं मानता हूँ। 47 में, 48 में, उससे पहले हम अगर पंजाब लेते तो बात और हो सकती थी। आज 80 के बाद हम खालिस्तान की बात कर रहे हैं, वो बात चीज़ और है। मेरा मतलब
कोई कुछ नहीं है, मेरा डिवाइड कर कुछ नहीं है, मतलब कि आप बट के रहो, जिस धरती पे रह रहे हो उसी धरती पे रहो, ठीक है। जो आपके रूट्स हैं उसके लिए आप रहो, उसके लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने फाइट नहीं की, गुरु नानक देव जी ने फाइट नहीं की। उन्होंने बोला था कि पंजाब को अलग कर दो फिर हम बनाएंगे। गुरु गोविंद सिंह जी ने ऐसा बोला था कि पंजाब को अलग करो फिर मैं एक एम्पायर तैयार करूंगा। और भाई दिमाग लगा के सोचा करो कुछ, ठीक है। मेरे को पता, मेरे को बहुत ज़्यादा बोलने वाले भी आ जाएंगे पंजाब वाले। भगत सिंह ने यहाँ पे फाइट की, गांधी ने यहाँ पे फाइट की अपनी धरती पे रह के, शहीद उधम सिंह ने फाइट यहाँ पे की अपनी रह के, गुरु गोविंद सिंह जी ने फाइट की यहाँ पे की। ओ भाई पन्नू शन्नू चावले टावले ये बैठ के फाइट कहाँ कर रहे हैं, मरवा किसको रहे हैं? फाइट करनी होती है अपने लोगों में रह के, अपनी जमीन के ऊपर रह के, उसको बोलते हैं फाइट करना। चांद से बैठ के हुक्म देने फाइट नहीं होती, ऑर्डर कर देना ये कर देंगे वो कर देंगे, जो वो तो कर देंगे, जो जिनके साथ होनी है वो कहाँ जाएंगे? पंजाब की आज इंडस्ट्री जीरो हो चुकी है, जीरो। सेमीकंडक्टर की मैं मोहाली में रहता हूँ, एशिया की नंबर 1, कभी सर्च करके देख लेना, आज से 20-25 साल पहले की, जीरो हो चुकी है। आज सेमीकंडक्टर के लिए इंडिया कभी ताइवान के पीछे भाग रहा है, कभी किसी के पीछे भाग रहा है। सेमीकंडक्टर की नंबर 1 कंट्री, नंबर 1 फैक्ट्री थी हमारे पास, जीरो हो चुकी है, जीरो। पंसर जीरो, और सारी फैक्ट्रियाँ लग रही हैं वहाँ पे, इसका ध्यान नहीं है। खालिस्तान खालिस्तान बस करते रहना, पाकिस्तान जैसे करता रहता है वैसे जीरो करने की, जीरो में हम नहीं होने देंगे। मैं तो एटलीस्ट नहीं होने दूंगा अपने पंजाब को, अपने इंडिया को मैं नहीं जीरो होने दूंगा। मैं इस डिवाइड एंड रूल में नहीं जाऊंगा। मैं पाकिस्तानियों से नफरत करता हूँ, ये सपोर्ट करते हैं खालिस्तान को, ये मैं मानता हूँ 110% है। हाँ, मैं अपने देश के लिए लड़ता रहूँगा, आप अपने देश के लिए लड़ो, ठीक है। आपका अपना देश है, मुल्क है, साला आप एक कैंसर थे, हमने काट के फेंक दिया, हमें नहीं चाहिए तुम लोग। लेकिन सबसे ऊपर मेरा देश आता है। अगर देश ही नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूँगा। यहूदियों का हाल देखा है, जब उनका देश नहीं था धर धर धक्के खा रहे थे, आज उनको निकालने की फिर कोशिश हो रही है। वो जिनका ज़मीन नहीं होगी वो पैर कहाँ धरेंगे, ये आप याद रखना मेरी बात। चलने के लिए ज़मीन चाहिए होती है, ठीक है। आदमी को उड़ने के लिए बनाया गया नहीं, भगवान ने अगर उड़ने के लिए बनाया होता आदमी को तो पर लगा देता। ज़मीन चाहिए हमें, जो ज़मीन हमारी है हम अपनी जड़ों से नहीं लग होंगे, ठीक है। अगर इंडिया हमारा है, हम इस देश के वासी हैं, 5,000 10,000 साल पुराने हैं, तो हम यहीं रहेंगे, हमें कोई निकाल नहीं सकता। हम ना किसी के निकालने से निकलेंगे, हमारी धरती है, हम यहीं रहेंगे। ना हम ये कहते हैं कि हमें अलग होना है। जो अलग होना चाहते हैं कनाडा में बैठे हैं, अलग हैं, रहो वहाँ पे। इंग्लैंड में बैठे हो, रहो वहाँ पे, चले गए ना। गुरु नानक देव जी इंग्लैंड में बैठ के भाषण नहीं देते थे, गुरु गोविंद सिंह जी इंग्लैंड में बैठ के, जहाँ कनाडा में बैठ के भाषण नहीं देते थे, अपनी ज़मीन पे रहते थे। ज़मीन पे रहना सीखो, उड़ना ना सीखो, ठीक है। जिस चीज़ के लिए बनाए गए उस चीज़ के लिए बनो। तो आज मेरी वीडियो यहीं तक थी, क्योंकि ये बातें हो जाती हैं इमोशनल। मैं ज़्यादा इमोशनल होना नहीं चाहता, क्योंकि कंट्रोवर्शियल होती हैं, ठीक है। क्योंकि लोग होते हैं पागल, जो कट्टरवादिता होती है ना, उनका दिमाग ज़्यादा ख़राब होता है। वो कोई चीज़ ये नहीं सोचते कि सही चीज़ क्या गलत चीज़ क्या है। जैसे ये पाकिस्तानी है, कट्टरवादिता है, इनका दिमाग ख़राब हो रखा है, इसलिए बर्बाद हो रहे हैं, ठीक है। जो बंदा रेडिकलाइज हो चुका होगा, रेडिकलाइज का मतलब ये नहीं था कि मुसलमान ही रेडिकलाइज होता है, सिख भी होता है, हिंदू भी होता है, क्रिश्चियन भी होता है रेडिकलाइज जो बंदा हो चुका होता है, उसकी सोचने और समझने की शक्ति ख़त्म हो चुकी होती है। वो उसको ना अपने परिवार की, ना अपने बच्चों की, ना अपने फ्यूचर की कोई चिंता नहीं होती, सिर्फ भौंकने तक मतलब रह जाते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में जीना सीखो, अपनी ज़िंदगी जीना सीखो, खुशहाल बनो, तरक्की करो, ठीक है। अपने बच्चों को हायर पोस्ट पे लेके जाओ, एक सक्सेसफुल बनाओ, ठीक है। अगर इस दुनिया में आए हो कुछ करके जाओ, कोई नरक नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है। आगे किसने देखा मर के? मैं आज मर जाता हूँ, मेरे को क्या पता कल मैं कुत्ता बनूंगा या क्या बनूंगा, किसी को क्या पता। नरक स्वर्ग यही है। वो राज कपूर का गाना शायद लोग गाने गा के सुन लेते हैं, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, वापस घूम के यहीं आना है। चाहे कुत्ते की शक्ल में आओगे, चाहे सूअर की शक्ल में आओगे, ठीक है। स्वर्ग बनाओगे, अपने परिवार के साथ खुश रहते हो, खुशहाल रहते हो तो स्वर्ग है। अगर अपने परिवार में लड़ाई होती है, अपने भी परिवार में आपके झगड़े होते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते, तो आपके लिए यही नरक है। ये सब बेवकूफ़ की बातें हैं कि हम वहाँ जाके भगवान को कह देंगे। अगर भगवान ने तो यहीं दे देना सब कुछ,
यहीं तुम्हारी जुत्तियाँ पड़ जानी है भगवान से, यहीं तुम्हें भगवान ने सब कुछ दे देना। इंसान बनाया है, इंसान बन के रहना सीखो। मेरा तो ये कहना है, मैं नहीं मानता कि आगे की कोई दुनिया है। अब ये भी अगर कंट्रोवर्शियल होता हो जाए, ठीक है, मेरा नहीं कोई मानना है। अगर यहाँ सुखी हो तो स्वर्ग है, यहाँ दुखी हो तो नरक है। यहीं भूख के चले जाओगे, मर के किसी ने नहीं देखा तुम कहाँ जा रहे हो, ना तुम्हें किसी ने बताया है। ठीक है, अच्छे काम करो, इंसानियत से प्यार करो, ये सबसे बड़ा ये पुण्य का काम है, सबसे बड़ा ये इंसानियत है। जियो और जीने दो, ये होना चाहिए तुम्हारा फलसफा। ये चक्करों में घूमते रहोगे ना कि वो लेना है, वो देना है, वो करना है, वो करना है, जिंदगी खराब हो जाएगी। बड़े राजे आए, बड़े गए, दुनिया खत्म है। ठीक है, मरते रहो, ऐसे ही मरना है अगर तुम लोगों को। तो भाई लोगों, थोड़ा सा मैं इमोशनल हो जाता हूँ तो सॉरी इसके लिए। तो एंड में यही कहना चाहता हूँ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने चैनल, इस आपके नेशन फर्स्ट को, स्ट्रेंथ बढ़ाओ आपकी, सो दैट कि मेरी आवाज़ जो मैं चाहता हूँ, ठीक है, वो अगर मेरी आवाज़ आपको अच्छी लग रही है कि हाँ ये सही है ये बात, तो आप मेरे को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और दुनिया तक मेरी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश करो। सबको अपने प्लेटफॉर्म पे दो ये बातें, जो चीज़ सही है वो सही है। ठीक है, ये इल्यूज़न होता है ना, उसमें जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अपने बच्चों और अपने परिवार की, अपने माँ बाप की सोचो। हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, हम अपनी अच्छी ज़िंदगी जी के यहाँ से दुनिया से कैसे जा सकते हैं। बाद में कुत्ता बनना है, वो बनना है, वो तो ये है कि आपने एक ह्यूमन के साथ कैसा इंटरेक्शन किया है वो भगवान बता देगा, वो बाद में देखेंगे, वो पता नहीं है, किसी ने देखा नहीं है क्या करना है। ठीक है, वो जो होगा वो वहाँ देखेंगे, लेकिन जो ये ज़िंदगी है इसको सुधार लो। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ठीक है, अगर बातें अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करके मेरे को देना। और मैं पाकिस्तान से हेट करता हूँ, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, मेरे को उनकी आइडियोलॉजी अच्छी नहीं लगती। ठीक है, क्योंकि वो बंदे अच्छे नहीं हैं। मैं किसी से नफरत नहीं करता, लेकिन मुझे पाकिस्तान से नफरत है, क्योंकि उनके जो बंदों को समझाया गया वो गलत समझाया गया, उससे मैं हमेशा नफरत करता ही रहूँगा। अगर मेरी ज़िंदगी रही सुधर जाएंगे तो हो सकता है मैं उनको एडमायर करूं, लेकिन आज की डेट में मैं उनसे नफरत करता हूं, वो हमारे दोस्त नहीं हो सकते। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।